अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 है ना जी आज। FAR का स्टार्ट हो गया फिर, ठीक है जी। अच्छा जी, कल हम बात ये कर रहे थे कि एसेट एक ऐसे रिसोर्स को कहते हैं। नोट्स मंगवा दें जी, किस किस के पास नोट्स नहीं है? 8-10 कॉपीज भाई ये कल वाले नोट्स की मंगवा दें, यही चलने आगे कुछ दिन। इस वीक में कोशिश करते हैं किताब हो जाए फाइनल, नेक्स्ट वीक में फिर जी। नहीं है नोट्स, कैसी क्या करना है? बंद ना करवा दें इसको, 26 पे करा दें, इसको भी 26 पे करा दें। और भी कुछ कह लो, हूँ खामोश हो जाएं, आज ना पढ़ाएं। अच्छा जी, एसेट एक ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जिससे फ्यूचर में हमें फायदा आना हो कई साल तक, ठीक है। तो जरा टेक्निकली डेफिनेशन को पढ़ा कि हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो टेंजेबल्स होते हैं। तो इसने कहा ये टेंजेबल आइटम्स हैं जो हमने होल्ड किए हुए हैं ताकि हम उनको यूज कर सकें प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज के लिए, या यूज कर सकें एडमिन पर्पसेस के लिए, या यूज कर सकें उनको रेंटल टू अदर्स के लिए, ठीक है। भाई आवाज वगैरह सब को आ रही है सही? हाइब्रिड में ओके, सब सही है? हाइब्रिड गर्ल्स के अंदर भाई आवाज आ रही है? हाइब्रिड गर्ल्स में आवाज आ रही है मेरी? उधर आवाज नहीं जा रही है भाई, उनको कोई पता नहीं क्या चल रहा है। एक्सक्यूज मी भाई, हाइब्रिड गर्ल्स में आवाज नहीं जा रही है। बॉयज आपको आवाज आ रही है? हैं? बोलो सर सुभान अल्लाह। हाइब्रिड गर्ल्स में कोई आवाज ही नहीं जा रही, आपस में गप्पा लग रही ने, हैं जी? एक दो तीन हाँ जी भाईजान, ये रिकॉर्डिंग तो पॉज कर दें कम से कम जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऐसे टेंजेबल आइटम्स को कहते हैं जिनको आपने होल्ड किया हुआ है बिजनेस में फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, या फॉर रेंटल टू अदर्स, या फॉर एडमिन पर्पसेस। और इनको जो आपने होल्ड किया हुआ है, इसको आप होल्ड करके इन यूजेस के अंदर 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रखेंगे, तो ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासीफाई करेंगे इस स्टैंडर्ड के तहत, ठीक है। इनको अलग रखना है इंटेंजिबल्स से। इंटेंजिबल्स ऐसे एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। IS 38 के अंदर इनको पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा तफसील इनकी नहीं, ठीक है जी। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो वो इनटांगिबल एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है जी। तो इनको हम IS 38 के अंदर जाके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री। Although inventory items usually have physical substance, they differ from PPE because they are held for resale in ordinary course of business. Inventories are accounted for using IS 2. If an entity's main business is selling machines, हाँ ये तो बचपन की बातें हैं कि आप ये नहीं कह दो कि मशीन है तो बस वो नॉन करंट एसेट ही होता है, हमारा PPE होता है। अगर आपकी कंपनी ही बाहर के मुल्क से जनरेटर इंपोर्ट करके आगे यहाँ पर बेच रही है तो फिर जनरेटर्स आपके लिए PPE नहीं बन जाएगा, बल्कि वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। Those machines are inventory items and are not classified as PPE. However, plant and machinery used to produce machines for sale is PPE. यानी कि आप अगर मशीनें खुद बनाकर बेचते हैं तो जिस मशीन पे आप मशीनें बनाकर बेचते हैं वो मशीन तो आप यूज ही कर रहे हैं ना, तो आपका PPE ही होगा। खैर, द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। अगर आपने एक सोसाइटी बना ली है तो वहां पर जो प्लॉट्स आपने बनाए हैं वो लैंड ही तो है। लेकिन कभी आप किसी सोसाइटी के दफ्तर में जाएं ना और वहां पे जाकर कहें कि भाईजान आप मुझे बता दें कोई प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो वो कहते हैं रुकें जरा हम इन्वेंट्री चेक कर लें। रुकें जरा हम, मतलब लैंड उनके लिए क्या है? इन्वेंट्री है, ठीक है। देयर कॉर्पोरेट ऑफिस आर PPE बट हाउसेज दे सेल आर इन्वेंट्री। डेप्रिसिएशन क्या है जी? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है जी? मसलन, अच्छा ठीक है, सभी पता है इंशाल्लाह, इसलिए खामखा का टाइम तो ज़ाया नहीं करूंगा ना मैं आपको डेप्शन की डेफिनेशन सिखाने में, ठीक है। हाँ, हम अपने काम, ज़्यादा सारा काम हमने करना है, लेकिन जाहिर सी बात है 1-2 सवाल तो करके ही यहाँ से निकलेंगे जो आपके लेवल के होंगे इंट्रो वाले, फिर उसके बाद ही बिल्डिंग आगे, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम करना ही होता है ना। एनीवेज, सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है? मसलन आप कहते हैं जी 100 रुपये का एक एसेट खरीदा है,
10 साल हमने इसको यूज करना है, तो अगर बराबर बराबर फायदा आना है तो 10 पे डिवाइड करें, 10-10 रुपए की डेप्रिसिएशन हर साल एक्सपेंस में डालते जाएं, सिस्टमैटिक एलोकेशन। ये नहीं कि एक साल 50 कर लें, एक साल 10 कर लें, एक साल नहीं, कोई सिस्टम होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस, दो तरह के मेथड्स हैं, ये इंशाल्लाह हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कहे 100 रुपए का एसेट तो खरीदा है, लेकिन इस एसेट ने एंड पे, मसलन ये एसी है, ये 100 रुपए का हमने खरीदा, और जब 5 साल हम इसको यूज करना चाहते हैं, 5 साल के एंड पे पहुंचेंगे तो ये 5वें साल के एंड पर 40 रुपए का बिक जाएगा। तो इसका मतलब पूरा 100 रुपया तो हमारा एक्सपेंस आउट होना ही नहीं है, 40 में क्या हो जाना है, अंदाजा है कि रिकवर हो जाना है एंड पे जाकर। तो फिर डेप्रीशिएट करने के लिए आपने 100 में से 40 को माइनस कर देना है, ये 60 कहलाता है आपकी डेप्रीशिएबल अमाउंट, ठीक है। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट को आपने सिस्टमैटिकली एलोकेट करना है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के ऊपर। मसलन मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड एक होता था, तो बराबर बराबर 10 से डिवाइड करें तो कितनी कितनी डेप्शन आ जाएगी, 6 से। 5 था ये, तो कितना आ जाएगा, 12। मैंने कहा था ना 5 साल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है जी, डेप्रीशिएबल अमाउंट, ओके। अच्छा, अगली बात, डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, लेकिन फिलहाल इसको जरा होल्ड पे रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू में आएगी, फिर यहां से पढ़ा दूंगा, हो सकता है पहले अभी भी पढ़ा दूं। खैर, आप लोगों ने इस सफ़े को पढ़ा होगा ना, इस सफ़े में किस में मसला आया, इसी में आया। चलो फिर बात कर ही लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गया एक कबाड़िए के पास, ठीक है, और वहां पे जाके मैंने एक एसी को देखा जो कि 5 साल पुराना है, पुराना मॉडल है, ठीक है। आज वो मसलन 30,000 का बिक रहा है। मैं बस ये देखकर घर आ गया, और घर आकर मैंने अपना जो नया एसी लिया उसकी रेजुअल वैल्यू 30,000 रख दी। क्या ये सही है? क्या ये एस्टीमेट सही होगा? ये एस्टीमेट सही नहीं है, ठीक है ना। बल्कि एस्टीमेट क्या होगा रेजुअल वैल्यू का, जरा समझिएगा। रेजुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टीमेटेड अमाउंट, अंदाजा लगाएंगे हम किस क्या कौन सी अमाउंट होगी जी, दैट, हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कौन सी अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट कौन सी होगी। वो कहता है दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड को, अच्छा छोड़ो, इफ द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द, मतलब नया एसेट, आज वाला एसेट मैं पकड़ूंगा और मैं उसके बारे में, अब ये अंदाजा होता है, मैं उसके बारे में ये अंदाजा लगाऊंगा कि अगर ये एसेट 5 साल पुराना हो जाए, ठीक है, तो फिर ये कितने का बिकेगा। पुराने एसेट की आज की वैल्यू जाकर तो नहीं ले सकते ना हम। मेरे पास जो एसेट मौजूद है, ये वाला एसेट अगर आज खड़े होकर अंदाजा लगाते हैं, अगर 5 साल पुराना हो चुका होता, ठीक है, और हम बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करने वाले लोग हैं एसिड्स को, तो इसकी कंडीशन ये है, मिसाल के तौर पे अच्छी कंडीशन ये होती तो ये कितने का बिकता। तो ये जस्ट क्या है, एक एस्टीमेट है। ये क्या है, एक एस्टीमेट है, ठीक है। तो रेजुअल वैल्यू क्या है, एक एस्टीमेटेड अमाउंट है जो एंटिटी करंटली आज अगर बेचे एसिड को तो उसके लिए ले सकती है। लेकिन अब आज बेचना है तो नया नहीं बेचना। आज तो ये मैंने 2 लाख का एसिड खरीदा है, लेकिन अब मैं बैठ के अंदाजा लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि ये 2 लाख रुपए का जो मैंने आज एसी खरीदा है ना, अगर ये एसी आज 5 साल पुराना होता, 5 साल पुराना होता, ठीक है, और ठीक हालत में होता, तो ये कोई 40,000 का बिक जाना चाहिए था। तो ये मैं अंदाजे की बुनियाद पर रेजुअल वैल्यू लूंगा। अब एंड पे जाके एक्चुअल गेन लॉस जब निकलता है तो ये सारे मसले वहां पे हल हो जाया करते हैं, ठीक है। एनीवेज, इसको अभी भी स्टार लगा रहने दें, जब एमसीक्यू आएगा तो उस एमसीक्यू के साथ इसको मैं दोबारा आपको आके पढ़ाऊंगा। एक एमसीक्यू है, ठीक है। आर वी अवेलेबल फॉर यूज से पहले या बाद की बात ही नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज जब होना है तो तभी हमने एसेट को रिकॉर्ड करना है। जब रिकॉर्ड करना है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन की बारी आनी है, ठीक है। तो बिल्कुल अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो उसी के बाद ही आप कहेंगे ना कि ये अब एंड पे जाकर बिकेगा, ठीक है। बाकी जैसे आगे चलते हैं। खैर है, मैं कह रहा हूं कि जरा एमसीक्यू का वेट कर लें, ठीक है, इसको दोबारा करेंगे बात।
डेप्रिशिएबल अमाउंट कहता है जी कॉस्ट ऑफ एसिड। असल में डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट ऑफ एसिड लेस रेजिडुअल वैल्यू। अब ये मैंने छुपाकर आपको समझा दिया कि ये क्या चीज है डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब अगली बात, ये बीच वाली लाइन क्या है? वो कहता है कि आपने कॉस्ट ऑफ एसिड की बजाय कोई और चीज ऐसी जो कॉस्ट की जगह सब्स्टिट्यूट की हुई है। अब मतलब कॉस्ट में कैश है या इन काइंड है, ठीक है, कोई और चीज जो एक्चुअल कॉस्ट की बजाय आपने उसकी जगह पे अज्यूम कर ली है, ठीक है, तो वो कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट कर रही है, ठीक है। उसकी एग्जांपल यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ एसिड मसलन 100 रुपए का एसिड है और आपने 100 रुपए का एसिड कैश पे करके नहीं दिया, बल्कि आपने एक्सचेंज में कोई एसिड दे दिया। अब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जब जाकर पढ़ेंगे तो ये भी समझ आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में ही रखें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, चलते चलते हमने सीख रही है, बहुत बेसिक लेवल पे आपने I16 सीखा हुआ है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट लगाकर मैंने आपको पढ़ाया। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब जाके जाके जब सब्स्टिट्यूशन होगी तो देख लेंगे। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं जी? कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं जी? कॉस्ट माइनस, हाँ, जिस दिन की कैरिंग वैल्यू निकालनी है उस दिन तक की अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या कर देंगे? माइनस। यूजफुल लाइफ आपकी नियत पर डिपेंड करती है। ये नियत, इंटेंशन मसलन 1990 1992 मॉडल गाड़ियां भी आपको सड़क पे अच्छी खासी भागती दौड़ती नजर आ रही हैं, ठीक है। तो 1990 में टोयोटा वालों ने एक गाड़ी बनाई और उनके ख्याल में ये गाड़ी अगले 50 साल तक चल सकती है। ये उनकी इकोनॉमिक लाइफ, ये क्या है? अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये गाड़ी खरीदी और आप एक कंपनी है, आपने अपने एम्प्लॉइज, हर मैनेजर को आपने एक गाड़ी लेकर देनी होती है और आपकी पॉलिसी ये है कि 5 साल के बाद आप पुरानी गाड़ियां उनसे ले लेते हैं या उन्हीं को थोड़े से पैसों में बेच देते हैं और उनको फिर नई गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि मेंटेनेंस के खर्चे कम से कम रहें। अब चाहे गाड़ी की कीमत 50 साल है, गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ 50 साल है, लेकिन बिजनेस की इंटेंशन उसको कितना अरसा इस्तेमाल करने की है, तो फिर डेप्रिसिएशन के लिए रेलेवेंट 50 है या 5 है, ठीक है। तो दो चीजें हुआ करती हैं, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ और दूसरी होती है यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। इकोनॉमिक लाइफ जो टोटल लाइफ है उसकी, एसिड की टोटल लाइफ है, लेकिन यूजफुल लाइफ आपकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन टू यूज, ठीक है। तो जितना सा आपने इसको यूज करने का सोचा हुआ है, यूजफुल लाइफ उसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए रेलेवेंट कौन सी लाइफ होगी फिर? यूजफुल लाइफ। तो अगर मैंने अपने एम्प्लॉइज को एक मैनेजर को मैंने कार लेकर दी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और उसकी लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ 50 साल थी, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैंने 5 साल बाद इसको ये गाड़ी की चेंज कर देनी है और ये वाली पुरानी गाड़ी हो जाएगी, इसको बेच देंगे, तो फिर हमने डेप्रिसिएशन, बिजनेस डेप्शन कितने अरसे के ऊपर इसको करनी है? 5 साल के। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 और रेजिडुअल वैल्यू है तो माइनस कर लोगे, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? जरा इनकी भी बात पढ़ लें। यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर विच एसिड इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी को यूज के लिए कितने अरसे के लिए वो अवेलेबल होगा? तो 5 साल बाद तो हमने वैसे ही बदल देना है, इसलिए अब ये भी एक अंदाजा है, ये भी बदल सकता है आगे जाकर। चेंज इन एस्टीमेट भी आपको सिखाना है यहाँ पे। रेजिडुअल वैल्यू भी एक अंदाजा है, ये भी बदल सकता है। आप अच्छे से एसिड इस्तेमाल करें तो रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा बदलकर बढ़ भी सकता है, और अगर बुरे तरीके से इस्तेमाल करें 2 साल बाद नजर आ रहा है हाँ इसकी कोई हालत नहीं है, कम भी हो सकता है। तो ये एस्टीमेट्स हैं, दे मे चेंज। इसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा आपको, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। बहरहाल यूजफुल लाइफ is the period over which acid is expected to be available for use by an entity, और अगर साल महीने इस तरह से लाइफ नहीं गिवन, बल्कि आपके एसिड की लाइफ गिवन है, मिसाल के तौर पे जितने वो यूनिट्स अपनी पूरी लाइफ में बना सकता है, या जितने वो आवर्स पूरी लाइफ में चल सकता है, या जितने वो मील पूरी लाइफ के अंदर दौड़ सकता है। आपके एसिड की लाइफ ऐसे भी तो गिवन हो सकती है, ठीक है। लाइफ ईयर्स में गिवन ना हो, लाइफ प्रोडक्शन यूनिट्स की शक्ल में गिवन हो सकते हैं, सर्विस आवर्स की बेस पर गिवन हो सकते हैं, माइल्स की बेस पर गिवन हो सकते हैं। तो फिर यूजफुल लाइफ क्या होगी? नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड बाय एन एंटिटी। हमने एक प्लांट लगाया जिस पर गाड़ियां बना बनाकर हमने बेचनी है, छोटी छोटी।
अब जो प्लांट बनाने वाला था उसने कहा है कि जी ये आपका ये एसिड जो है ये अपनी पूरी लाइफ में 10 लाख गाड़ियां ये वाली बना सकता है, छोटी छोटी इतनी इतनी गाड़ियां, ठीक है, जो खिलौने गाड़ियां 10 लाख गाड़ियां बना सकता है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको जितना मर्जी चला लें, ठीक है। आप चाहें तो आप 10 साल में हर साल लाख लाख गाड़ियां बनाएं, आप चाहें तो 10 साल इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि आप कहें यार ये तो पुरानी हो जाएगा, 5 साल में ही बस हमने इसको यूज कर लेना है, आप 2-2 लाख करके गाड़ियां बनाएं। अब वो गाड़ियों के ऊपर है कि आप उसको कितना बना देते हैं, पर यूनिट आप डेप्शन निकालेंगे, ये आउटपुट मेथड होता है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ आपकी ईयर्स में भी गिवन हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन या सिमिलर यूनिट्स के अंदर भी। सिमिलर का मतलब क्या है, माइल्स, आवर्स, जो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्शन चार्ज टू डेट ऑन अ नॉन करंट एसिड, दिस इज कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट, ठीक है, पता ही आपको। कैरिंग अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज, ये ऊपर था तो सही, कैरिंग अमाउंट फिर आ गया, सही है, मतलब कैरिंग अमाउंट जो बुक वैल्यू है इसी पर ही आपको नजर आना चाहिए एसेट आपकी बैलेंस शीट के अंदर। जैसे मैंने कल आपको फाइनल अकाउंट्स में इसीलिए वो सवाल करवाया था, बैलेंस शीट के अंदर आपका पीपी किस में नजर आया था, कॉस्ट पे ना, नहीं, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके बुक वैल्यू, तो कैरिंग वैल्यू भी उसको कहते हैं, बुक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है, जो एसेट जो जिस पर आपका एसेट या लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है जी। ये IS 36 है ना भाई, पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाया तो किसी वजह से नहीं पढ़ाया, ठीक है। हाँ, IS 16 पढ़ेंगे तो आपका फॉर्मूला पूरा हो जाएगा, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद IS 36 पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगा कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, तो बुक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। किसी वजह से नहीं पढ़ाया, जान दो कुछ, ये सारे स्टैंडर्ड्स है ना आपके सिलेबस में। IS 36 पहले दिन जो पेज दिया था उसमें लिखा हुआ है ना इंपेयरमेंट ऑफ एसिड, वहां पे जाके पढ़ेंगे, प्रोबेबली दूसरे नंबर पे वही पढ़ लेंगे ताकि फिर IS 38 के अंदर भी वो यूज हो, ये तीनों इकट्ठे पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा गप्पें लग गई मेरे ख्याल में, इसको अब आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। इससे ऑनवर्ड्स अब कल डिस्कस करेंगे मजीद, ओके भाई, सादा सी बात है, ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन को जरा क्विकली रिवाइज करना है, और क्या ख्याल है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से करते जाएं सारा कुछ, डिस्पोजल तक भी कर दें और फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे आए, या साथ साथ लेके चलना चाहेंगे साथ साथ चले, खैर देखते हैं, फिलहाल स्ट्रेट लाइन पे कर लो, ठीक है। अच्छा जी, बात हो रही थी, ऐसी तरह गपशप मैंने लगाई थोड़ी सी, अब जरा प्रॉपर तरीके से हम बात शुरू करते हैं, ठीक है। बात हो रही थी एसिड की, एसिड की डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाई, ठीक है। अब एसिड जो है ये एक खर्चा है, एक कॉस्ट है। गर्मी हो गई भाई कमरे में, अब कर दो वापस यार 16 पे, क्या कर दें यार, कर दें, चलो 23 पे कर देना, ताड़ा 26 ना मेरा 16, चलो 22 पे कर दें सबको, ठीक है। अच्छा सुने जी, सुने भाई, एसेट एक खर्चा है ना, एक कॉस्ट है, लेकिन उस कॉस्ट को हम एक्सपेंस आउट नहीं कर देते फौरी तौर पे, बल्कि कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। तो कैपिटलाइज करते हैं, इनिशियल रिकग्निशन एक बात है, रिकग्नाइज रिकॉर्ड कब करना है, कहता है जी जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी के अंदर, लेकिन फिलहाल जरा मैं इंट्रो रिवाइज करा लूँ। तो एसेट हमने रिकॉर्ड कर लिया, इनिशियली किस पर मेजर करते हैं, कॉस्ट पर, कॉस्ट के अंदर उसकी परचेज प्राइस और सारे जरूरी खर्चे ऐड कर दिए जाते हैं, ये भी हमने पढ़ना है यहीं पे, ये इंट्रो में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिलहाल मैं उससे भी बुनियाद पे जा रहा हूँ, जरा डेप्रिसिएशन मेथड जरा सीखे, एक दो सवाल करें, हाथ सीधा करें, उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना IS 16। हाँ, आपका फिक्स एसेट एंड डेप्शन करा दूं पहले थोड़ा सा, फिर अपना IS 16 शुरू कराता हूं, ठीक है। तो एसेट हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको हमने क्या करना है, डेप्रीशिएट। तो डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने, देखो डेप्रीसिएशन की सादी वाली जटकी डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन ये है, एसेट की वैल्यू में कमी ड्यू टू यूज। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन भी अब तो आप पढ़ के आ चुके हैं, वो क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ
कॉस्ट कह लें, चलो डेप्रिशिएबल अमाउंट कह लें, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि इस डेप्रिसिएशन को करने के कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 4 मेथड्स हैं, लेकिन मशहूर ज़माना 3 ही है, पढ़ेंगे तो चारों ही, पर 1 बाय 1 करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड सीधी लकीर वाला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। अच्छा, देखें, चलो मैं जरा नाम लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है, नाम लिखने में क्या है। ठीक है, दूसरा है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको WDV भाई कह रहे हैं, वो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है जी आउटपुट मेथड, बड़ा मशहूर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाया करता है। आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड में आपको लाइफ गिवन होती है यूनिट्स की फॉर्म में, आवर्स की फॉर्म में, जैसे भी बता रहे थे, माइल्स की फॉर्म में। ठीक है, और चौथा और सबसे ना यूज होने, बल्कि मैंने तो कभी यूज होते देखा ही नहीं प्रैक्टिकली, वो है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। अब ये बस है, चूंकि MCQ वगैरह में ना आ जाए तो करा दूंगा, किताब के अंदर तो है, प्रैक्टिकली कभी इसको देखा नहीं मैंने। अब ये सारे मेथड्स आप पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, मकसद सिर्फ ये है, एक तो रिवाइज हो जाए, दूसरा हमारी तरतीब एक बन जाए, वर्किंग किस तरह से हम किया करेंगे, और तो कुछ नहीं। इंट्रो नहीं पढ़ा, टेंशन ना लें, बोर नहीं होना। अब ये आपको पता नहीं लगना कि FAR 1 कहाँ पे चल रही है, पर वो चल रही होगी बीच बीच में। ठीक है ना, इसलिए बस यूं समझें कि हर लेक्चर बहुत अहम है। ठीक है, जरा ऐसा थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि पहले दिन में हमने जरा फाइनल अकाउंट का एक सवाल कर लिया, अब उसके बाद ये है कि हमारे सामने P&L बैलेंस शीट का नक्शा बन चुका है। तो अब जब यहाँ पे मैं सवाल कराऊंगा IAS 16 का फिक्स एसेट का, तो P&L में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये समझाऊंगा, तो P&L बैलेंस शीट की थोड़ी समझ होगी, एक्सट्रैक्ट्स में आप जरा इजी रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई पाबंदी है कि फलां एसेट पर फलां मेथड लगना है और फलां पर फलां लगना है स्टैंडर्ड की तरफ से? कोई पाबंदी नहीं है। आपने डेप्रिशिएट करना है, सिस्टमैटिकली करना है बस। वो सिस्टमैटिकली का मतलब कोई ना कोई मेथड इनमें से यूज करना है, तो आप एसेट पर इनमें से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अब मेरा सवाल, क्या कोई भी लगा सकते हैं या कौन सा लगाना है, इसकी कोई गाइडेंस मौजूद है? माशाल्लाह, पढ़ के आए हैं बच्चे इस दफा, है गाइडेंस मौजूद है। क्या गाइडेंस मौजूद है जी? पैटर्न ऑफ बेनिफिट, वेरी गुड। पैटर्न ऑफ स्टैंडर्ड सिर्फ ये कहता है, कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उनको तो पढ़ा रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा हो उनको तो रिवाइज करा रहा हूं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने ये देखना है कि आपको इस एसेट से जो बेनिफिट आना है उसका पैटर्न कैसा है। मसलन एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की नेचर ऐसी होती है कि वो आपको अपनी पूरी लाइफ में बराबर फायदा देती है, एटलीस्ट देने के लिए तैयार होती है। आप उससे वो बराबर फायदा ले रहे हैं नहीं ले रहे तो आपकी कमजोरी है। एसेट आपको हर साल बराबर फायदा देने के लिए तैयार है। मिसाल के तौर पे अगर ये बिल्डिंग के अंदर 10 रूम्स मौजूद हैं, तो ये 10 रूम्स अगले 10 साल मौजूद हैं, तो 10 रूम्स अगले 10 साल तक कॉलेज वाले यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग ने तो मना नहीं करना। ठीक है ना? हाँ, अगर कभी 10 में से 6 यूज हो रहे हैं, 8 यूज हो रहे हैं, तो ये कॉलेज वालों का मसला है, बिल्डिंग का तो कोई कसूर नहीं है ना। या करंट हालत की बात कर रहा हूं, या 4 कमरे और बन जाएं तो फिर तो कैपेसिटी ही बढ़ जाएगी ना, तो ये बात नहीं कर रहा मैं, करंट हालत के अंदर बात कर रहा हूं कि बिल्डिंग की नेचर कुछ ऐसी है कि ये हर साल हमें बराबर फायदा देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर ऐसा एसेट जिससे आपको हर साल फायदा बराबर आने की उम्मीद है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा लगाओ जिससे हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बराबर बराबर है। बात समझ आई? तो उसके लिए फिर रेलेवेंट कौन सा मेथड लगता है? स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत यह है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो बराबर आता है, सेम आता है। ठीक है, अच्छा, मसलन आपका कोई प्लांट मशीनरी आपने इंस्टॉल किया है। अब प्लांट मशीनरी जो होता है, मशीनरी जो होती है, इसकी नेचर ऐसी है कि ये जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, वियर एंड टियर बढ़ती जाती है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट
आउटपुट की क्वांटिटी, ठीक है, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती हैं। तो प्लांट मशीनरी एक ऐसा एसेट है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो सवाल हमें गाइड करेगा। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि मेथड लगाने के लिए भी स्टैंडर्ड की थोड़ी सी गाइडेंस है। जब मसलन प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी से जो फायदा आपको आता है वो ऐसा है कि हर आने वाले साल में वो फायदा कम होता चला जाता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, उसकी आउटपुट, उसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर की वजह से कम होने लग जाती है। गाड़ी नई खरीदी आपने, बेहतरीन खुशबुएं भी आ रही हैं जी, जंप में से भी वैसे आराम से गुजर जाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वेयर एंड टियर की वजह से उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस ये कम होती जाती है। तो प्लांट मशीनरी की नेचर ऐसी है कि हर साल उससे आने वाला फायदा कम होता है। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई ऐसा एसेट है जिससे आपको अंदाजा है कि आने वाला बेनिफिट क्या होगा, हर साल कम होता जाएगा, तो मेथड ऑफ डेप्शन भी ऐसा यूज करो जिससे हर साल डेप्शन एक्सपेंस भी, क्योंकि हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। एसेट से आने वाला फायदा हर साल कम हो रहा है, तो डेप्शन एक्सपेंस भी हर साल कम होना चाहिए। तो ऐसा मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, WDB मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। इसकी वर्किंग हम ऐसे करते हैं, वो वर्किंग देख लेंगे। इसमें हर साल डेप्शन एक्सपेंस क्या होता जाता है, कम। अच्छा, मैंने कहा ना ये क्यों नहीं यूज होता, इसकी वजह ये है कि इसका नतीजा भी वही है तकरीबन जो इसका होता है, इसलिए नॉर्मली आपको ये यूज होता नजर नहीं आए। ठीक है। तीसरा मेथड आउटपुट मेथड है। ये कब लगेगा भाई? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमने जो प्लांट खरीदा है उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो ईयर्स में नहीं गिवन, ठीक है, बल्कि उसकी यूजफुल लाइफ हमें यूनिट्स में गिवन। अब जितना इस्तेमाल करेंगे उतना डेप्रिशिएट करेंगे। तो जब मेथड की वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मसलन अगर मैंने एक एसेट खरीदा जिसमें 10 लाख गाड़ियां वो बन सकती थी, छोटी छोटी, है ना, प्लांट लगाया था हमने, ओके, तो आपने पहले साल सिर्फ 5 लाख 10 लाख पहले साल सिर्फ 50,000 गाड़ियां बनाई। अभी आपकी गाड़ियां इतनी मशहूर नहीं ना हुई थी, हैं। अब अगले साल थोड़ी मशहूरी हो गई तो आपने अगले साल 2 लाख गाड़ियां बना दी, फिर उससे अगले साल 3 लाख गाड़ियां बना दी, उससे अगले साल बढ़ जाना है कम, उससे अगले साल और नई नई गाड़ियां भी आने लगी मार्केट में, तो आपकी गाड़ियों की डिमांड मार्केट में थोड़ी कम हो गई, तो आपने फिर चौथे साल में जाके जो है वो फिर 1 लाख गाड़ी बना दी, 5वें में जाके और कम कर लिया आपने 30,000। अब ना तो स्ट्रेट लाइन मेथड लग सकता है ना रिड्यूसिंग बैलेंस, तो फिर कौन सा लगा देंगे? तो बहरहाल ये सारे मेथड्स को हमने देखना ही है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी जी? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जब निकालना है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, ओके ओके। अच्छा, दूसरा तरीका भी है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट भी कर सकते हैं। अगर रेट निकालते हुए आपने रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर किया स्ट्रेट लाइन में, तो फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट पर ही रेट लगेगा। ये पढ़ा हुआ है आपने इंट्रो में, छोड़ो मिट्टी पाओ कोई गल नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल छोड़ो, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से जरा निकाल कर देख लें। एक सवाल में, आतिफ हैज परचेज्ड अ व्हीकल, इट्स कॉस्ट ऑन यकम जनवरी 8 वाज 50,000 एंड लाइफ इज 4 ईयर्स। डेप्रिसिएशन 4 साल की निकालो यूजिंग सीधी लकीर वाला मेथड, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। हाँ जी। अब वैसे तो सिर्फ क्या मांगा गया है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन मेरा दिल है हम वर्किंग इस फॉर्मेट पे कर लें जरा, कि हम बुक वैल्यू भी साथ साथ निकाल लिया करें। ये वाली वर्किंग हम इंशाल्लाह यूज करेंगे आगे आने वाले सारे पेपर के सारे टॉपिक्स के अंदर, इसी तरह से वर्किंग किया करेंगे। तो एक फॉर्मेट में बना रहा हूँ। ये फॉर्मेट स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस या सम ऑफ ईयर या आउटपुट मेथड का नहीं है। ये फॉर्मेट में बना रहा हूँ एसेट की कैरिंग वैल्यू शो करने के लिए। बात समझिएगा, ठीक है। तो एसेट कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 1। मांगा तो हमसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गया है, लेकिन मैं आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ साथ, इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना था, लेकिन मैं आपको जरा साथ साथ कैरिंग अमाउंट भी निकलवाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो किस दिन एसेट खरीदा हमने? यकम जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008।
मैंने यहाँ पर डेट लिखी, उसके बाद मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं यहाँ पर। ये वर्किंग आपकी बुनियादी वर्किंग है, इसी ने रीवैल्यूएशन में यूज होना है, इसी ने आगे जहां जहां पर मुश्किल चीजें आनी है ये वर्किंग चल रही होगी, तो पहले दिन ही इस पे डाल देता हूं ना आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में अब क्या चीज इस रकम जनवरी पे आप लिखोगे जी? सबसे पहले कॉस्ट। अच्छा, अब देखो मैं ना थोड़ी कैलकुलेशन, जर्नल एंट्री, लेजर, डेबिट, क्रेडिट थोड़ा समझा लूं, उसके बाद तफसीलन बातें करेंगे कि कॉस्ट में क्या चीज, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, इनिशियल रिकग्निशन किसे कहते हैं, इनिशियल रिकग्निशन के रूल्स क्या है, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, अच्छा कॉस्ट पे होगी तो कॉस्ट में क्या क्या आना है, फिर वो सारे उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, सवाल भी मौजूद है, पर ये स्टेप बाय स्टेप होने वाले काम है, जल्दी नहीं करनी है आपने, सुकून से चलते रहे बस, ठीक है। कॉस्ट एसेट की, एसेट का नाम है कोई? व्हीकल। तो व्हीकल ये हमारा एसेट है, ठीक है। तो यहां पर मैं रुपीस के अंदर ही इसको शो कर रहा हूं, ठीक है। कितनी कॉस्ट है जी? 50,000। अगले सवालों के लिए थोड़ी सी जगह रख लेते हैं। तो व्हीकल एसेट की यहाँ पर हमने ये वो वर्किंग शो करनी है रुपीस के अंदर, तो कॉस्ट कितनी है? 50,000। पहली बात वो कहता है जी इसकी लाइफ कितनी है? 4 साल, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए आपने डेप्रिशिएट कर देना है इसको। तो 31 दिसंबर, एक मिनट, डेप्रिसिएशन निकालनी है। 50,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो सवाल में है नहीं, तो 0 है ना। कितना आता है? अच्छा, ये 12,500 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है? नहीं, 50,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12,000। ये पूरे एक साल की डेप्शन है? बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैं इस 12,500 को डिवाइड कर दूं 12 से, क्या आंसर आता है? 10 कुछ भी है, मैं कुछ भी कर लो, माफी दे दो मुझे। ये क्या है? ये एक महीने। ये क्या है? ये क्या है? पूरे साल की डेप्रिसिएशन, ये पर ईयर थी, ऐसे ही है। ये क्या है? महीने की डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर आप इसको डिवाइड कर दो 30 से तो क्या आएगा? 35 का राउंड बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता। अच्छा, मेरा सवाल, हमारा अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन की एंट्री करता है, ठीक है, रोज ही करके चला जाया करे। डेप्रिसिएशन पर डे भी निकल रही है, देखो निकल सकती है ना पर डे, डेप्रिसिएशन पर डे निकल सकती है नहीं निकल सकती? मैंने निकाल के दिखाई है भाई, निकल सकती है, कोई शक है? डेप्रिसिएशन अगर पर ईयर निकल सकती है तो जो डेप्रिसिएशन आई है इसी को डिवाइड बाय 365 कर दो, पर डे निकल आएगी। मसला है कोई? नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन की एंट्री रोज ही कर जाया करेगा, इतना वेला है रोज जाते हुए एंट्री करे? नहीं, हम बस महीने में एक बार कर लिया करें, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सादा बात, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगोगे तो एक ही बार एंट्री कर लेना। तो फिलहाल हम चूंकि ईयरली बेस पे चल रहे हैं, उसने कहा है पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालो, तो साल के एंड पे जाकर एक बार डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, और वो एंट्री भी अभी सिखाता हूं। तो डेप्रिसिएशन आ गई 12,500। तो ये जब माइनस करेंगे आप, तो 31 दिसंबर 8 तक की डेप्रिसिएशन माइनस करने की वजह से 31 दिसंबर 2008 पर जो बुक वैल्यू आएगी, इसको कैरिंग वैल्यू कहें, कैरिंग अमाउंट कहें, आपकी मर्जी है, ये एक ही चीज है। बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, बीवीसी है। ओह चलो जी, पढ़ लो जी। 37,000, कुछ को कल समझ आएगी, छोड़ो आप लोग जी। 37,500। किताबों के अंदर आपको एसेट इस पर नजर आएगा 37,500। 37,500 क्या है जी? आपकी बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लें जरा
ऐसी एंट्रीज मेरा दिल रिवाइज कर ले। जिस दिन एसेट खरीदा उस दिन एसेट खरीदने की क्या एंट्री पास की होगी आपने? वेरी गुड। व्हीकल लिख दो, व्हीकल, व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 50,000 से। अच्छा, ये किस दिन आपने कारनामा हाय सरंजाम दिया? यकम जनवरी 2008 को। अगली बात, अब यही मैं अर्ज कर रहा था, डेफिनेशन की एंट्री रोज नहीं करनी, ये एंड पे जाओ। अच्छा, एंट्रीज भी नहीं मांगी, सवाल तो ऐसे ही बस बेसिक सा था, मैं बस करी जा रहा हूं, जो दिल में आ रहा है करी जा रहा हूं, ठीक है ना? ओके, कोई मसला तो नहीं इससे। अब ईयर एंड आया तो आपने डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करनी है। तो डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, एसेट की वैल्यू में कमी है ना, एक्सपेंस है, ठीक है? तो ये एक्सपेंस बढ़ रहा है। अच्छा, पता है ना, ये पता है ना कि अकाउंटिंग हेड्स मेन 5 हैं। अच्छा, एसेट होता है, अच्छा पता है, गुड। फिर इक्विटी, फिर इनकम, फिर एक्सपेंस, इधर जगह बन गई। अब एक्सपेंस का बढ़ना, कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट का कम होना, इनकम का बढ़ना, मैं सारे, इक्विटी का बढ़ना, सारे क्रेडिट, कोई डेबिट नहीं होता। अच्छा, मैं जो बोल रहा था वो सारे क्रेडिट थे। चले, सही, शुक्र है आपको याद है। अच्छा, मैं कह रहा था डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, इसमें इजाफा होगा तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो हो गया डेबिट। ये एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना जी? 12,500। ये वाली एंट्री मैं कर रहा हूं इधर, ठीक है? दूसरी चीज जरा ध्यान से एक बार सुन ले, कोई बात नहीं, ठीक है? ये डेप्रीसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू में कमी। तो आप इसको एसेट अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं, करने को ये भी कर सकते हैं, और ये हम करेंगे भी सही, क्योंकि मैंने आपको एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सिखाना है, मजबूरी है कुछ टॉपिक्स के लिए आगे चल के, ठीक है? लेकिन IAS 16 इस अप्रोच को पसंद नहीं करता। IAS 16 ये इसको बेटर प्रेजेंटेशन नहीं कहता। ये इंशाल्लाह हमें पता लगेगा जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना सीखेंगे। IAS 16 ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को शो करें, कैसे? उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट, और उसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन, दोनों अलग अलग, ओपनिंग डेट पर भी, क्लोजिंग डेट पर भी, और उनके मूवमेंट भी ड्यूरिंग द ईयर। ये सारा कुछ नोट में सीखना है हमने। इसका मतलब ये हो तो सकता है, लेकिन IAS 16 इसको बेटर प्रेजेंटेशन नहीं कहता। हमें जो करना है वो क्या करना है? हमने एसेट की कॉस्ट को अलग रखना है और एसेट के अंदर होने वाली कमी को अलग अकाउंट में इकट्ठा करना है। उस अकाउंट का नाम हम कुछ भी रख सकते थे। अब आपके साथी कराम ने बचपन में आपको रखवा दिया अक्यूमुलेटेड, हम बशीर रख लेते, शकील रख लेते, हम रख सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके साथी ने अब रखवा दिया इसका नाम अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो वही रख लेते हैं। अच्छा, ठीक है? तो एसेट के अंदर होने वाली कमी को किसी अलग अकाउंट में रखना है, एसेट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना। उस अलग अकाउंट का नाम आपने क्या सीखा हुआ है? तो बेटर प्रेजेंटेशन क्यों है ये इंशाल्लाह पता लग जाएगा आपको जब हम नोट पे जाएंगे, और मैं आपको स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर पढ़ने से पहले ही आपके साथी ने इस लाइन पे चढ़ा दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या सीखी हुई है आपने? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डन हो गया जी? चलो, अच्छा जी, अब अच्छा, एक साल और कर देता हूं, है? एक साल और कर देता हूं, ठीक है? 31 दिसंबर। अच्छा, अब पहले डेट ना लिखा करो, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्या करें? क्या सेम? क्या मतलब? स्ट्रेट लाइन मेथड में यही तो खसूसियत है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फॉर्मूला रिपीट होता है, या यूं कह लें हर साल डेप्रिसिएशन सेम तो है। कॉस्ट पे बिल्कुल है, ये कह लो हर साल कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है लाइफ से, या कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है आपने रेट से, बराबर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है? हाँ, अनलेस के पहले साल पूरा इस्तेमाल ना होता तो फ्रैक्शन लग जाता, पर वो टाइम का फ्रैक्शन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नहीं होता, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम आना था, तो 12,500 का ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया अगले साल भी, ठीक है?
तो बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। ये 31 दिसंबर 9 पर अब आपका एसेट आ गया। तो ये एक वर्किंग है 25,000। ये एक ऐसी प्यारी वर्किंग है जो आपको, मैं 2 साल पे रोक रहा हूं इसको, जो आपके एसेट के बारे में आपको सब कुछ ही बता देती है। ठीक है, इस साल में कितनी डिडक्शन गई पीएनएल में 12,500। इस साल के एंड पे बैलेंस शीट में क्या नजर आना चाहिए? तो ये एंट्रीज मैं कर रहा था फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, मांगी नहीं, वैसे ही करने लग गया। साल खत्म हो गया, अगला साल आया। अब अगले साल में और कुछ नहीं हुआ, ना नया एसिड खरीदा ना पुराना बेचा, लेकिन एसिड यूज तो हुआ। तो डेप्रिसिएशन तो हर साल आनी ही आनी है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी कितने से? वही 12,500। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्शन चेंज होने की वजह एक ये हो सकती है 2 साल के अंदर कि पहले साल के अंदर पूरा साल इस्तेमाल ना हुआ हो। ठीक है, अच्छा मैं अगर कहूं बस यहीं पर ही रुक जाओ और मुझे बताओ कि पीएनएल के अंदर, पीएनएल समझते हो ना? पीएनएल सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स मुझे बनाकर देने हैं आपने। बहुत आगे नहीं निकल गया मैं इस दफा, समझ आ रही है? जहां समझ नहीं आया वहीं पे रोक देना है, शर्म नहीं करना, ठीक है ना? जिसने की शर्म उसके डूबे कर्म। समझ आ रही है? सरप्राइज दे दिया करता हूं बच्चों को कभी कभी जी। सही ना कराना है। ये किस किस को लग रहा था ये कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है? हाथ खड़ा करें। ये मेरे से गलती हुई थी, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। किसको लग रहा था? देखा ही नहीं, हाथ खड़ा करें। देखा ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं कराया, इग्नोर कर दिया। जी पीएनएल 2009 का 2008 का। भाई IAS 1 वैसे तो अब IFRS 18 ने उसको कर दिया खत्म, लेकिन 27 में अप्लाई होना है, तो ICAP भी 27 का वेट ही करेगा मेरे ख्याल से। तो फिलहाल आपका IAS 1 ही चल रहा है। तो बहरहाल ये प्रेजेंटेशन है, 18 में भी अभी यही है। क्या रीसेंट साल को पहले लिखना होता है, ठीक है? अब पीएनएल में क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,000, 2008 का 12,500 एक्सपेंस है। ठीक है, नेगेटिव कर दो, वरना एक्सपेंस का लिखा होना भी काफी है। लिखा हुआ है ना एक्सपेंस, तो काफी है। नेगेटिव ना भी डालो साइन तो चल जाता है, लेकिन चलो डाल दो। चले, अब 2008 के अंदर बैलेंस शीट भी बना देते हैं हम पहले। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो, अच्छा मेरे दिल में आ रही है बातों बातों में ही, ऐसे दिल में आती जा रही है बात। डस्टर किधर है? डस्टर किधर छुपाया हुआ है? देखा आपने? छुपाया हुआ है ना? कि क्यों ना लेजर भी बना के दिखा दूं आपको, ऐसे सारा कुछ सामने हो बस। ठीक है, अच्छा ये चीजें क्या हुआ? क्या हुआ? समझ नहीं आ रही? क्या समझ नहीं आ रही? समझ आ रही है सर, वो आपने हेड्स की तरह उसमें ड्राइंग नहीं आती? ड्राइंग हेड में नहीं आती? किस में? हेड्स है ना, 5 हेड्स अकाउंट दिया होता है उसमें। हाँ नहीं, ड्राइंग्स नहीं आती। असल में ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल है। फिर तो सेल रिटर्न भी लिखो, परचेज रिटर्न भी लिख लो, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख दो। हर चीज ही पड़ी है। या तो फिर एक्यूमुलेशन भी लिख दो। हेड नहीं है, कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा परचेज, कॉन्ट्रा सेल, इसी तरह से कॉन्ट्रा कैपिटल। जो मेन हेड्स है ना वो 5 ही हैं, ठीक है? वो कैपिटल के अंदर फिर घर से ओनर लेकर आए तो कैपिटल, ओनर घर वापस ले जाए तो कैपिटल की कमी, ड्राइंग कह देते हैं। अल्टीमेटली एंड में भी तो नेट ही कर रहे होते हैं, ठीक है? छाड़ दो ड्राइंग, हुण वड्डे हो गए हो, वो जमाना गया। अब ओनर घर से पैसे लाएगा, शेयर कैपिटल, जो बिजनेस कमाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, और जो घर लेकर जाएगा वो डिविडेंड है और रिटेन्ड अर्निंग में से निकालेगा। इसलिए ड्राइंग को तो आप भूल ही जाओ। नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है इंडिविजुअल का। अब बड़े हो गए, आप कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है? ड्राइंग नहीं नजर आएगा। पुराने सवाल में नजर आ जाए तो अलग बात है, वैसे ड्राइंग्स नहीं है। आप उन्हीं का नाम क्या हो गया? डिविडेंड। ओके, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपको नजर आना है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, फिलहाल ये नहीं लिखते, करेंगे एक ही है, व्हीकल लिख दूं मैं अगर तो,
मैं अगर सिर्फ व्हीकल लिख दूं तो ओके, तो व्हीकल, अब व्हीकल ने किस पे नजर आना है? अब मिस वर्किंग का कमाल यही है कि ये आपको बुक वैल्यू प्रेजेंट कर रही है, लेकिन मैं चलो कोई बात नहीं, आपको लेजर्स में भी एंट्रीज करके दिखा देता हूं जरा, ठीक है? तो कर ही जा रहे हैं काम, कर ही जा रहे हैं, कोई पता नहीं, बस कर ही जा रहे हैं, चलो खैर। उन्होंने सिर्फ ये मांगा था 12,500 निकाल के दे दो, हम कहां ले गए बात को? जान दो मियां साहब, जान दो, आपकी बारी नहीं। कल मैच किसने देखा है? हाथ खड़ा करें। हम जीत गए थे, शुक्र है। पता है क्या, 11 बजे मैंने कहा आज फिर टाइम जाया ही कीता है। आप लोग ना रिस्क लिया करें, आप लोग क्यों देखते हैं, झलकियां देख लिया करें बाद में, मेरा तो पर्चा पास है। अच्छा, सारा मैच बेहतरीन अपना, हालांकि पहले बिजी था, कुछ लेट पहुंचा, 9 बजे था, मोबाइल पे देखता रहा, बॉलिंग शॉलिंग भी सही हुई, बैटिंग बेहतरीन अपना चल पड़ी, सब कुछ सही जा रहा है, ऐसे लग रहा है वैसे बस वॉक इन द पार्क होगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम यू नो चक्कर ही कोई नहीं, रिलैक्स होके हमें चैन सुकून। मेरी बेटी है छोटी सी, 7-8 साल की, ठीक है, वो इधर मेरे साथ बैठी हुई, तो कहती है बाबा आपकी हार्ट बीट क्यों इतनी तेज हो गई है? मैं कहा बेटा तुम्हें नहीं बता सकता मैं, दो तीन इकट्ठे आउट हुए ना, वो फिर अल्लाह कितना सो गई नहीं तो मेरी हार्ट बीट क्या, वो बंदा फिर लड़ भी रहा होता है घर वालों के साथ, चुप करो, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, तो इनको नहीं पता लगता क्या करते हैं, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए। व्हीकल अकाउंट कॉस्ट अलग और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग। अब जी 1 जनवरी 2008 को हमने एसेट खरीदा, क्या एंट्री किया है, दिखा के आ रहा हूं अभी। एसेट डेबिट, अच्छा यहां लिखते हैं रुपीज, लिखते हैं सारा कुछ, मुझे पता है, आपको भी पता है, ठीक है। हाँ, लेजर नहीं बनवाता, लेकिन लेजर बगैर कोई काम भी नहीं है ना, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करवा लेता है या आगे नोट्स वगैरह बनवा लेता है इस टॉपिक में, लेकिन लेजर हम तो बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, बनाते रहेंगे, यही तो बुनियाद होती है। बहरहाल लेजर के अंदर कोई ऐसे जो सुर्खी पाउडर लगा है नजर ना आए तो ला लेना आप, ठीक है। 1 जनवरी 2008 एसेट डेबिट, एसेट डेबिट 50,000 से और कैश क्रेडिट। अब वो जो कैश होता है ना, कैश का लेजर बस दिमाग में बन रहा होता है हमारे, क्योंकि इसकी डिटेल ही नहीं है हमारे पास। साल के शुरू में कितना कैश पड़ा था, कितना कैश आया, कितना कैश कहां गया और क्या कैश क्लोजिंग है, पूरी डिटेल चूंकि होती नहीं है, इसीलिए हम जब वो कहते हैं ना रेलेवेंट लेजर्स बनाओ किसी एक टॉपिक के लिए, तो कैश का लेजर नहीं बना रहे होते, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स में कैश प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, क्योंकि कैश का पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। कैश तो एक ऐसा लेजर है जिसमें सारा साल हर वक्त ही एंट्रीज हो रही होंगी। ओपनिंग में वो कैश पड़ा था, कोई चीजें बेची, कोई डेटर से पैसे आए, कैश डेबिट हो रहा है, रोज क्रेडिट हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, तो वो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस आता है, तो हमारे पास डिटेल नहीं होती, इसलिए हम ये लेजर भी नहीं बना रहे होते और एक्सट्रैक्ट्स में भी कैश को शो नहीं कर रहे होते। लेकिन दिमाग में एंट्री तो करेंगे ना, तो एंट्री क्या है, एंट्री ये, अब ये दिमाग है आपका, आप थोड़ा सामने रखा हुआ है, कल से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके एंट्री करनी होती है, बचपन में आपको यूं सिखाई गई होगी डबल एंट्री, ताकि गलत ना हो। पहले सिर्फ फिगर लिखें, ठीक है। व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट, व्हीकल डेबिट कैश। अब आगे वजूहात लिख लें, ये किस वजह से, ये डेबिट कैश की वजह से क्रेडिट, ठीक है। कैश ये क्या है जी, ये व्हीकल खरीदा है, ओके, डेट लिख दिया आपने, तो ये डबल एंट्री का तरीका है। थोड़ा रिवाइज कर रहे ना, चीजें भूल ना गई हो। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, भाई ये मजबूत हैं चीजें, तो आगे आसानी से चलेंगे ना, नई चीजें सीखनी है ना। मार्कर ब्लैक निकालना भाई से एक दो। अच्छा जी, पहली एंट्री हो गई, व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट, डन। नेक्स्ट क्या हुआ, ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का लेजर तो बनता है, लेकिन जब तक मुंह से कह ना दे हम ये भी नहीं बनाएंगे,
उसकी वजह ये है, इसका इंपैक्ट यहीं पर ही ले लेते हैं हम, ठीक है। अब ये डबल एंट्री मैं करा रहा हूं, इजाजत है? चलो बना देते हैं, पहला दिन है, इसको बना देते हैं। दिमाग में ना बनाए बेशक आज। जी बेटा, स्टेट्स में आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लिखा, तो मुझे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो पीएनएल है ना बेटा, पीएनएल में तो एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसीलिए मैंने ये लेजर बना दिया। मुझे लग गया था पता कि ये सवाल आना है थोड़ी देर में, इसलिए मैंने ये लेजर भी बना दिया, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी लेजर मैंने ओपन कर लिया है। ओहो, सबसे पहले तो ये मुझे लिखवाएं, ओपनिंग क्या है, ब्रॉड डाउन। अच्छा, ओहो सॉरी, टाइम ही ज़ाया किया फिर, चलो कोई बात नहीं, खैर एंट्री दूसरी करवा दो। इसी दिन खरीद लिया, कुछ समझा रहा था कि आप चाहे पहले दिन भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो खरीदी है, डबल एंट्री होगी, ओपनिंग की कोई डबल एंट्री नहीं होती, ठीक है। ले आओ पंच खाओ जरा है, ठीक है। अच्छा चले, दूसरा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरा पहला सवाल, एसेट एसेट व्हीकल व्हीकल, ये पीएनएल का आइटम है या बैलेंस शीट का आइटम है? बैलेंस शीट आइटम है, एसेट है ना, एसेट बैलेंस शीट में जाता है। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये पीएनएल का आइटम है या बैलेंस शीट का आइटम है? मेरा सवाल क्या है, कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा है, ये नहीं बताया। मेरा सवाल है पीएनएल का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है? पीएनएल वाले हाथ खड़ा करें, हैं दो चार गलत। देखो बेटा, पीएनएल आइटम नहीं है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी अभी पढ़ा था हमने इत्तेफाक से, हालांकि वहां पे मैंने पहले कोई पढ़ाया नहीं है, वैसे बताता हूं पहले। ये आपका कॉन्ट्रा एसेट है। दरअसल एसेट के अंदर होने वाली कमी को हमने इस अकाउंट में इकट्ठा करना था, एसेट को हिट करने की बजाय। तो दरअसल ये एसेट अकाउंट की ही हिट है जो एक अलग अकाउंट के अंदर हमने इकट्ठी करके रखी हुई होती है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट आइटम है, नेचर इसकी क्रेडिट है क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है, लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रा एसेट होने की वजह से ये क्या है, क्रेडिट नेचर का। अब बैलेंस शीट आइटम कोई भी हो तो जाहिर सी बात है उसका ओपनिंग बैलेंस तो होता ही है। तो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस होगा तो किस तरफ होगा, डेबिट साइड में ना, क्रेडिट नेचर का लेजर है। ये बातें आपको लग रही है यार ये क्यों कर रहा है, वो होगी वजह, अच्छा है जरा एक दो दिन थोड़ा रवा हो लोगे आप लोग, ठीक है जी। ब्रॉड डाउन कितने, हाँ वो अलग बात है कि पहला साल था, अभी इस एसेट को आए हुए तो कोई डेप्शन इकट्ठी पड़ी हुई नहीं। अब डबल एंट्री, अच्छा सॉरी, इसका भी ओपनिंग। अब एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट, तो इसका अगर ओपनिंग होगा तो किस तरफ होगा, है मेरे हाथ में देख लो बनने हुए, कोई इनकम एक्सपेंसेस को ओपनिंग नहीं होता, वो पीएनएल का आइटम है, पीएनएल का आइटम फॉर द ईयर बनते हैं, इनकम एक्सपेंस बनेगा, पीएनएल के अंदर वो बैलेंस जाएगा, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, वहां से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, वो वहां से उठेगा, बचपन में कैपिटल में जाता था, बड़े हो गए रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सारा खाली हो जाएगा, अगले साल फिर नया, फिर पीएनएल के आइटम्स अगले साल। फॉर द ईयर क्यों लिखते हो, फॉर द ईयर एंडेड, इनकम एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये हर साल प्रॉफिट या लॉस निकलता है, ठीक है, वो निकल कर रिजल्टेंट कहां चला जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। पहले बचपन में कैपिटल में ऐड हो जाया करता था, अब रिटेन अर्निंग, ठीक है, तो इसका कोई ओपनिंग नहीं होगा, ये मैंने इसलिए लिखा, मैंने कहा जरा बता दूं है। अब डबल एंट्री कराओ, डबल एंट्री कराओ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 12,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या लिखोगे, 31 दिसंबर 2008, यहां पे क्या लिखोगे, वो दूसरी वजह ही लिखनी होती है ना, 31 दिसंबर 2008, साल एंड हुआ चाहता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं, 31 दिसंबर 2008 पर आपका व्हीकल अकाउंट लैंड कर चुका है किस बैलेंस पर, हाँ वो बैलेंस बता दो ना, 50,000। अच्छा अब मुझे पता है नीचे आप ऐसे करके टोटल करके लिखते थे, लिखिएगा बेशक, अगर कभी लेजर पर्चे में मांग ले, मेरी बातों पे गौर किया करो, अगर लेजर पर्चे में मांग ले तो बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे आपने लेजर बनाना बचपन में सीखा था। वर्किंग कर रहे हो ना तो कोई नहीं, खींच के रखो ऐसे ही, टाइम ही जाया करना,
ले जी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। 31 दिसंबर 2008 क्लोजिंग बैलेंस 12,500, 12,000 पे 500, ठीक है जी। और 31 दिसंबर 2008 ये भी क्लोजिंग बैलेंस ही होता है, लिखे क्लोजिंग बैलेंस, कोई हर्ज नहीं है। फर्क सिर्फ ये होता है, इस क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि ये ट्रायल में चला गया, ठीक है ना। अब ट्रायल से फिर आपको पता है रेलेवेंट चीजें अपने अपने घरों को जाती हैं, ठीक है। अगर एसेट होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर कोई लायबिलिटी होगी तो बैलेंस शीट में जाएगी, अगर कोई इनकम होगी एक्सपेंस होगा तो वो कहाँ जाएंगे, पीएनएल में। तो अपने अपने घरों में जाते हैं। इस कैरी डाउन का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस उठकर कहाँ जाते हैं। तो इसमें कोई बच्चे कहीं पर ये भी सीख कर आ सकते हैं, आए हो सकते हैं कि यहाँ पर वो पीएनएल लिख देते हो, तो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अब हम ऐसे ही लिख लिया करेंगे ना, क्लोजिंग कहाँ ले जाएं। मैं ट्रायल भी बना देता हूँ, आज आपके लिए सब कुछ बना दूंगा, ठीक है ना, ट्रायल भी बना दो, टेंशन ना लें आप, ठीक है। ओके जी, क्लोजिंग क्या आ गया, 12,500। ये बिल्कुल वो बचपन वाली क्लास है जो आपको शुरू शुरू में ये एंट्रीज करवाई गई थी, जब आपको जर्नल एंट्रीज से लेजर्स बनाने सिखाए गए होंगे, और फिर लेजर्स से आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा ट्रायल बैलेंस। जिस ट्रायल बैलेंस को कल आपने देखा, जहां से आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, मजाक मजाक में, सीरियस अब बनाएंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है। तो ये कहां से कहानी शुरू हुई है, ये यहीं से शुरू होती है, जर्नल एंट्री से, जर्नल एंट्री से लेजर्स, लेजर्स से ट्रायल्स, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रायल बनाऊं, ट्रायल बैलेंस, ये भी एक्सट्रैक्ट ही बनेगा भाई, क्योंकि मेरे पास तो कोई कैपिटल नहीं है, कोई कैश नहीं है, कोई और कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट अगर मैं बनाऊं तो मार्कर ये भी फारिग है भाई, को मार्कर दिखा दो अच्छा सा मुझे, है कोई अभी मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में ब्लैक मार्कर, और या मुक गए ने, वो तो बेटा मैंने ऐसे ही वो नहीं चल रहा था, वो रखा है होर की मैं तो गिफ्ट करता सी। डेबिट क्रेडिट, ये सारे मार्कर्स यहां अलग छोड़ के जाया करिए, फिर इनमें इंक भरनी होती है बाद में, क्योंकि नया मार्कर नहीं मुझसे चलता जी। क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा ये याद है, ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड वाज हैवियर, तभी तो इसको। अच्छा जब ओपनिंग लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे ना, क्योंकि बैलेंस डेबिट है। ये तो सिर्फ लेजर को बैलेंस करने के लिए डेबिट बैलेंस को लिखा जाता है क्रेडिट साइड पर। जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो अपनी नेचर के हिसाब से ही जाएगा, ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे नजर आएगा। ओके, व्हीकल अकाउंट, तो व्हीकल 50,000। अक्यूमुलेटेड का बैलेंस कौन सा है जी, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है, लिखा डेबिट साइड पे क्यों हुआ है, लेजर को बैलेंस किया है ना हमने इसलिए, और डेबिट साइड कम थी तो उसको बराबर करने के लिए उधर लिख दिया, तो क्रेडिट बैलेंस है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी जी, व्हीकल की। एक मिनट, एक चीज ऐसे ही दिल में आ गई, कल एक ट्रायल जो देखा है जरा उसके साथ थोड़ा सा ऐसे ही जरा रेफरेंस के तौर पे मजा आएगा, जरा और अच्छा समझ आएगा। जब कल को ट्रायल बैलेंस रूल शूल दिखा रहा हूँ, ये बातें याद आएंगी, फायदा हो जाएगा मुझे और जाहिर है आपको भी। ये देखो जी, व्हीकल यहाँ क्या था, 50,000, व्हीकल 12,000। अब इसके साथ में ओपनिंग लिखूं या क्लोजिंग, ओपनिंग लिखूं या क्लोजिंग, इसके साथ और किसके साथ, ओपनिंग लिखूं या क्लोजिंग। बेटा ओपनिंग तो 0 था, ये क्या है, क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग है, ये कैसे पता चला आपको, ये ऐसे पता चला कि जर्नल एंट्री हो चुकी थी और डेप्शन एक्सपेंस का बैलेंस भी 12,500 आपको नजर आ रहा है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो ये मैं आपको कल कहना चाह रहा था कि अगर डेप्शन एक्सपेंस की डबल एंट्री हो चुकी हो
तो आपका अक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या होता है? ट्रायल में पड़ा हुआ क्लोजिंग। लेकिन हमारे कल वाले सवाल में डेबिट साइड पे ये एक्सपेंस नजर क्यों नहीं आया था? उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि उसने ना सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर दिया हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे, एडमिन एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे। अब सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, लटरम ते पटरम वो कहाँ गए? सारे इकट्ठे हुए पड़े थे ना। तो फिर प्रोबेबली डेप्शन भी इकट्ठी हुई पड़ी थी, क्योंकि उसने क्लियरली लिख दिया था अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या है? क्लोजिंग। ट्रायल में पड़ी हुई, क्योंकि डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री हो चुकी है। चले खैर छोड़े, बात कहां से कहां निकल गई। ट्रायल बैलेंस ना करने बैठ जाना, एक्सट्रैक्ट है, मतलब ही यही है। एक्सट्रैक्ट थोड़ा ही बैलेंस होगा, पूरा ट्रायल बैलेंस हुआ करता है। ठीक है, बता दो क्लोजिंग का, क्या क्लोजिंग का जो भी आपने बताया। ये कल क्लास ली थी? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, मैं असल में भाई कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू करें, फिर देखते हैं। पार्ट 2 शुरू कर लें।